नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी दांतों के बारे में। जबड़े में जो दांत लगे हुए होते हैं उनकी व्यवस्था कैसी होती है, क्या प्रकार होते हैं और संख्या कितनी होती है, और उस आधार पर हमने क्या कहा था कि मनुष्य विषम दंती होता है, गर्त दंती होता है और द्विबार दंती होता है। गर्त दंती मतलब दांत जो हैं वो गर्त में जबड़े की अस्थि में धंसे हुए रहते हैं सॉकेट में। विषम दंती का मतलब कि दांत 4 प्रकार के हो गए हैं, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर हैं। और द्विबार दंती का हमने कहा था कि 5 से 6 महीने की उम्र में दांत निकलना शुरू होते हैं, जो 5 से 6 साल तक निकल चुके होते हैं और फिर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। उनको हमने कहा था दूध के दांत। और दूसरे जो 5 से 6 साल की उम्र के बाद आते हैं उनको हमने कहा था स्थायी दांत। लास्ट जो बात हमने की थी वो थी कि प्रीमोलर टीथ, जो 8 प्रीमोलर टीथ हैं और 4 मोलर टीथ हैं, वो दूध के दांत में नहीं होते हैं। यानी कि 20 तो दांत वही आते हैं जो पहले थे, सिर्फ उनका रिप्लेसमेंट होता है स्थायी दांतों में, और 12 दांत नए आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने सुना होगा अक्ल दाढ़ का नाम, विजडम टीथ जिन्हें कहते हैं। ठीक है, विजडम टीथ या अक्ल दाढ़ की हम बात करें तो जो 4 मोलर टीथ हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 जो मोलर टीथ होते हैं ये विजडम टीथ कहलाते हैं, अक्ल दाढ़ कहते हैं। और ये कुछ लोगों में आते हैं और कुछ लोगों में नहीं आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 28 टीथ जो हैं वो कम्प्लीटली हर एक मानव में पाए जाएंगे। लेकिन जो 4 मोलर टीथ हैं वो एक उम्र हो जाने के बाद 25 के बाद में 27, 28 के बाद में वो दांत आते हैं, कुछ में आते हैं और कुछ में नहीं आते हैं। और जब जबड़ा या जबड़े की अस्थि पूरी तरह से पक चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी है, उसके बाद वो दांत निकलते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत पैनिक होती है ये चीज़। इसीलिए इन टीथ को क्या कहा जाता है, अक्ल दाढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो 4 विजडम टीथ की हमने बात करी है वो कौन से हैं, मोलर टीथ हैं जो स्थायी दांत में निकलते हैं। ये तो हमने प्रकार की बात करी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि दांत की संरचना होती कैसी है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इस क्लास में हम पढ़ेंगे दांत की संरचना। एक टिपिकल टूथ जो है उसकी, या एक प्रारूपिक दांत जो है उस दांत की संरचना कैसी होती है, या टूथ स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब जब हम दांत की संरचना की बात कर रहे हैं, हमने कहा दांत गर्त दंती है, तो दांत कहाँ पर धंसे हुए हैं, ये हमारे जबड़े की अस्थि है। ठीक है, ये जबड़े की अस्थि है जिसे हमने जा बोन लिखा है। इस जा बोन के अंदर दांत जो है वो क्या है, धंसे हुए हैं। ठीक है, तो इन दांतों की संरचना में हमने क्या कर रखा है, दांत को 3 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में, 3 भागों में। दांत का फर्स्ट एरिया जो है वो क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। क्राउन कौन सा एरिया हो जाएगा, ये जो वाइट टीथ आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं हर किसी की मुख गुहा में, वो चमकते हुए दांत जो है वो क्या है, दांत का क्राउन एरिया या शिखर भाग होता है। क्राउन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, शिखर बोलेंगे। ठीक है, तो जो दांत हमको दिखाई दे रहे हैं, जो सामने की तरफ हमको दिखते हैं, ये पूरे के पूरे दांत जो वाइट कलर में आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं वो क्या है, दांत का क्राउन है या शिखर है। ठीक है, फिर आपको दांतों के नीचे चमकते हुए जो दांत हैं इनके नीचे की तरफ रेड एरिया दिखाई देता है, जो लाल लाल दिखाई देता है वो होते हैं हमारे मसूड़े, सभी को पता है। तो मसूड़े में दांत का जो धंसा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, नेक कहलाता है। यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ द टीथ इज नेक। तो इस नेक को हमने क्या कहा है, ग्रीवा। ठीक है, ये कहाँ पर होगी, मसूड़े में होगी। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है गम या मसूड़े। तो मसूड़े में धंसा हुआ भाग है जो दांत का, वो क्या कहलाता है, नेक कहलाता है। ठीक है, और मसूड़े से बाहर निकला हुआ चमकदार एरिया या भाग क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है। तो बाकी बचा हुआ दांत का भाग जो कि जबड़े की अस्थि में धंसा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं या फिर मूल बोलते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास में दांत के कितने भाग हो गए हैं, यह दांत को हमने कितने एरियाज में या क्षेत्रों में बांट रखा है, 3 में बांट रखा है। क्राउन जो बाहर चमकता हुआ, अस्थि से बाहर चमकता हुआ भाग दिखाई देता है वो शिखर होता है। अंदर की तरफ जो मसूड़ों में धंसा हुआ भाग है, जो क्राउन और रूट दोनों को मिलाने का काम करता है, या दोनों के बीच का क्षेत्र होता है वो नेक होता है। और लास्ट पार्ट जो जबड़े की अस्थि में सॉकेट में या गर्त में धंसा हुआ होता है उसे मूल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए क्षेत्र की बात। इसके बाद अगर हम संरचना देखते हैं तो जो सफ़ेद चमकता हुआ भाग आपको दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे इनेमल कहा जाता है। और जो इसमें याद रखने वाली बात है वो ये कि इनेमल जो है वो जीव जगत का हार्डेस्ट यानी सबसे कठोर भाग होता है। या हम ये कहें कि मनुष्य में या किसी भी जंतु में सबसे कठोरतम भाग अगर पूछा जाए या कठोरतम पदार्थ सब्सटेंस पूछा जाए तो क्या होता है, इनेमल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे दांतों के ऊपर जो ये सफ़ेद परत चढ़ी हुई होती है ये क्या है, इनेमल है। और ये जीव जगत का सबसे कठोरतम या हार्डेस्ट पार्ट या सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, एक कठोर भाग होता है जिसके ऊपर इनेमल की परत चढ़ी हुई होती है। उस कठोर भाग को क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम डेंटाइन बोलते हैं। ठीक है, ये डेंटाइन के अंदर की तरफ, ये डेंटाइन वाला भाग हो गया जो लाइनिंग वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है। इस डेंटाइन के अंदर की तरफ एक गुहा पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, पल्प कैविटी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं हम, पल्प कैविटी कहते हैं। पल्प कैविटी का मतलब एक गुहा होती है दांत के अंदर, उस गुहा में पल्प भरा हुआ होता है। ठीक है, उस गुहा में पल्प भरा होता है और पल्प के रूप में क्या क्या पाया जाता है, उसमें कुछ संयोजी ऊतक के टिश्यू पाए जाते हैं, कुछ उसके अंदर तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं, कुछ रक्त वाहिनियाँ प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो ये पल्प का भाग होता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि पल्प कैविटी में पल्प भरा होगा। अब अंदर की तरफ ये जो डेंटाइन है ये किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, ये जो पल्प कैविटी होती है इसके अंदर ओडोंटोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। किस नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ओडोंटोब्लास्ट। किस नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ओडोंटोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कहाँ पर होती हैं, पल्प कैविटी में होती हैं। और यहाँ पर ये पल्प में डेंटाइन का श्रावण करती हैं और ये डेंटाइन बाहर जाकर के कठोर डेंटाइन का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि दांत जो है इसका नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। ये रूट जो है इसके अंदर तंत्रिकाएं जो हैं, नर्व्स, और इसके साथ में प्रवेश करती हैं ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिनियाँ प्रवेश करती हैं। ये जहाँ से प्रवेश करती हैं दांत में, उस रूट एरिया में एक छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्र को क्या कहा जाता है, एपिकल पोर कहा जाता है या शीर्ष छिद्र कहा जाता है। ठीक है, जिनके द्वारा नर्व फाइबर्स तथा ब्लड वेसल्स जो हैं वो पल्प कैविटी में प्रवेश करती हैं। ठीक है, इसके बाद अब दांत जो है इस सॉकेट के अंदर लगा हुआ है, लेकिन ये मान लिया हमने दांत हो गया, ये वाइट वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया है, इनेमल हो गया है। और इसके अंदर क्या होता है, डेंटाइन होता है। और ये जा बोन है जिसका ये सॉकेट है, इसके अंदर ये धंसा हुआ है। लेकिन इस तरीके से तो ये स्थिर नहीं रह सकता है। इसको स्थिर रखने के लिए ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा तथा जो पेरिडोंट सेल्स होती हैं उनके द्वारा एक पदार्थ स्रावित किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीमेंट पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेंट पदार्थ बोलते हैं। और ये सीमेंट पदार्थ जो है ये दांत को जबड़े के गर्त में क्या करता है, फिक्स कर देता है, निश्चित कर देता है। फिर ये दांत जो है इस अस्थि में हिलता नहीं है, एक निश्चित जगह पर बना हुआ रहता है या स्थिर रहता है। ठीक है, तो आपको अगर दांत की संरचना में याद रखना है तो कौन कौन सी बातें, कि दांत के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्राउन क्षेत्र जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है, दूसरा नेक वाला एरिया जो मसूड़ों में धंसा होता है, तीसरा जो है जो जबड़े की अस्थि
के गर्त में धंसा हुआ होता है वो रूट एरिया कहलाता है। संरचना की हम बात करें तो जो सफ़ेद चमकदार परत डेंटाइन के ऊपर बाहर की तरफ होती है वो इनेमल होता है, अंदर की तरफ डेंटाइन होता है। डेंटाइन का श्रावण ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। डेंटाइन के अंदर की तरफ एक गुहा होती है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं, जिसमें पल्प भरा होता है। इस पल्प में से तंत्रिकाएं, नर्व फाइबर्स तथा ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, जो क्या करती हैं, दांत को पोषण प्रदान करती हैं। ये आपको याद रखना है कि ये क्या करती हैं, दांत को पोषण प्रदान करती हैं, जिससे दांत की क्या होती है, वृद्धि होती है। ये दांत को पोषण प्रदान करती हैं जिससे दांत की वृद्धि होती है। ठीक है, और ये प्रवेश कहाँ से करती हैं, पल्प कैविटी में एपिकल पोर के द्वारा प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो दांत की संरचना में आपको ये बातें याद रखनी है। संरचना आपको समझ में आई होगी। ये इनेमल पार्ट है, किस पर लगा हुआ है, डेंटाइन पर। ये पल्प कैविटी है, ये जो दांत की अस्थि का गर्त है, ये मसूड़ों वाला भाग है, और ये पल्प इसके अंदर भरा हुआ है, ये एपिकल पोर है, और ये नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स यहाँ से एंटर कर रही हैं। अब यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर आपको समझ में आने के बाद में आपको जो समझने की बात है वो ये है कि ये जो दांत हैं इनकी वृद्धि, पोषण इनको मिल रहा है नई नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, तो इनकी वृद्धि लगातार होती रहेगी या कुछ समय के बाद में इनकी वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो याद रखना है आपको वो क्या है कि इन दांतों की वृद्धि मनुष्य में एक निश्चित समय के बाद में या एक निश्चित लंबाई प्राप्त करने के बाद में वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ जो जंतु होते हैं तो ऐसे दांत क्या कहलाएंगे, क्लोज रूटेड कहलाएंगे, बंद मूल वाले दांत कहलाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि रूट के आधार पर दांत जो है वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, मूल के आधार पर कि मूल जो है इनकी या रूट वाला जो एरिया है वो खुला है या बंद है। ठीक है, हमने कहा कि इसमें एपिकल पोर से प्रवेश करती है, ये रूट वाला एरिया हो गया है। तो रूट एरिया बंद है या फिर खुला हुआ है, ये तो इसके आधार पर कितने प्रकार का हो गया है, दो प्रकार का। एक हो गया है बंद और दूसरा हो गया खुले प्रकार का। तो दांत कितने प्रकार के हो गए, मूल के आधार पर दो प्रकार के हो गए, ओपन रूटेड और क्लोज रूटेड। ठीक है, क्लोज रूटेड कौन से होंगे, वे जिनमें एक निश्चित समय के बाद में ये एपिकल पोर जो है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसके कारण दांतों को पोषण मिलना भी बंद हो जाता है। पोषण मिलना बंद मतलब दांत की वृद्धि भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो दांत एक निश्चित लंबाई प्राप्त करेगा, एक निश्चित ऊंचाई प्राप्त करेगा और उसके बाद में उसकी ऊंचाई बढ़ना जो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार के दांत हम में पाए जाते हैं और हमारे सारे दांत ऐसे ही होते हैं, बंद रूट वाले ही दांत होते हैं। दूसरे जो खुला है या ओपन रूटेड टीथ है वो कौन से होते हैं, आपने देखे होंगे जो हाथी है उसमें दो दांत बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। ठीक है, यानी कि वो दांत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हाथी के जो इंसीजर टीथ है, जो दो दांत ज़्यादा निकले हुए हैं या ज़्यादा वृद्धि किए हुए दांत हैं, वो किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, हाथी का या एलिफेंट का। वो टीथ कौन से होते हैं, उसके इंसीजर टीथ होते हैं, यानी कि फ्रंट टीथ होते हैं, जिनकी रूट जो है वो कैसी होती है, ओपन होती है, खुली होती है, जिसके कारण वो दांत जो हैं हाथी के वो लगातार निरंतर क्या करते रहते हैं, जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहने के कारण क्या हो जाएगा, वो बहुत बड़े हो जाते हैं और मुख्य गुहा से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर किसका ले सकते हैं, रैट का ले सकते हैं, चूहे का। चूहों में भी जो इंसीजर टीथ हैं, आगे वाले जो फ्रंट टीथ हैं, इनकी लंबाई जीवन पर्यंत बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि उनमें एपिकल पोर जो हैं वो बंद नहीं होते हैं, तो दांतों को लगातार पोषण मिलता रहता है, जिसके कारण उनकी लंबाई बढ़ती रहती है। यही कारण है कि चूहे हमेशा कुतरने का काम करते हैं। क्यों करते हैं, कुतरने से क्या फ़ायदा है, कुतरने से उनके दांत जो हैं वो लगातार क्या होते रहते हैं, घिसते रहते हैं। ठीक है,
तो उनके दांत लगातार बढ़ रहे हैं, अगर वो उनको घिसेंगे नहीं तो वो उनमें क्या हो जाएंगे, उसके निचले ओष्ठ से पार हो जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसलिए रैट में भी कैसे होते हैं, ओपन रूटेड टीथ होते हैं, और हाथी के जो इंसीजर टीथ हैं, जो बाहर की तरफ निकले हुए टस्क होते हैं, वो भी क्या होते हैं, ओपन रूटेड टीथ का ही एग्जाम्पल है। तो दांत की संरचना है, और दांत रूट के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं, बंद रूट वाले जो हम सभी में पाए जाते हैं, ओपन रूटेड जिसका एग्जाम्पल हमने हाथी और चूहा लिया है। इनमें जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है, दांतों को पोषण मिलता रहता है, क्योंकि रूट जो है वो क्या रहती है, ओपन रहती है, या फिर एपिकल पोर जो है वो क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया है, ये हमारे दांत की संरचना कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर यदि किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बक्कल कैविटी में। हमने जो भी पढ़े हैं, बक्कल कैविटी में हमने टीथ के बारे में पढ़ा है, मसूड़ों के बारे में, जबड़ों के बारे में, दांत के बारे में और तालू के बारे में। इसी के साथ में हमारी बक्कल कैविटी जो है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट भोजन, जो आहार नाल का पार्ट है जिससे भोजन होकर गुजर रहा है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट आहार नाल का पार्ट पढ़ेंगे फेरिंग्स। आपको ध्यान होगा कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने बहुत सारे अंगों में बांट रखा है, और जिसमें हमने सबसे पहले बक्कल कैविटी पढ़ा है, और बक्कल कैविटी अब आगे की तरफ किस में खुलती है, बक्कल कैविटी आगे की तरफ फेरिंग्स में खुलती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। देखिए, फेरिंग्स जो है वो मुख गुहा पीछे की तरफ फेरिंग्स में खुलती है। अब फेरिंग्स में खुलने के साथ ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आ जाती है हमारी, फेरिंग्स या ग्रसनी के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रसनी या फेरिंग्स जो है वो क्या है, एक पाइप समान संरचना है। पाइप समान संरचना होने के साथ ही जो इम्पोर्टेंट बात है और जो आपको नोट कर लेनी है वो ये कि ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का सम्मिलित भाग है। किसका, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का सम्मिलित भाग है। सम्मिलित भाग है कैसे, देखिए, फेरिंग्स जो है, मुख गुहा जो है आगे फेरिंग्स में खुलेगी, और फेरिंग्स जो है इसमें क्या होते हैं, दो छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं, दो छिद्र होते हैं। एक छिद्र जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लोटिस। एक छिद्र जिसको हम क्या कहेंगे, ग्लोटिस। ये ग्लोटिस जो है ये खुलता है किस में, ट्रेकिया में। ग्लोटिस जो है वो किस में खुल जाता है, ट्रेकिया में खुल जाता है, ट्रेकिया में खुल जाता है, या हम कह सकते हैं श्वास नली में खुलता है। ठीक है, और दूसरा छिद्र यहाँ पर क्या होता है, गलेट होता है, या जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, निगल द्वार। और इसके द्वारा ये किस में खुलता है, ईसोफेगस में खुलता है। ठीक है, तो फेरिंग्स एक ऐसी पाइप है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का सम्मिलित भाग है। इसमें दो छिद्र होते हैं, एक छिद्र जिसे ग्लोटिस कहते हैं, उसके द्वारा ये ट्रेकिया में खुलती है, और एक छिद्र जिसे हमने क्या नाम दिया है, गलेट नाम दिया है, या जिसे हम निगल द्वार कहते हैं, उसके द्वारा ये ईसोफेगस में खुलती है। ठीक है, इसके अलावा फेरिंग्स में दो छिद्र और पाए जाते हैं। इसके अलावा फेरिंग्स में दो छिद्र और पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल 4 छिद्र हो गए हैं। 2 छिद्र तो हमने पढ़ लिए, गलेट और ग्लोटिस। इसके अलावा 2 छिद्र और पाए जाते हैं, और वो छिद्र क्या कहलाते हैं, यूस्टेकियन छिद्र कहलाते हैं। तो ये हो गया नोट फर्स्ट हमारा। सेकंड नोट जो आपको ध्यान में रखना है वो है, इसमें 2 छिद्र खुलते हैं, और वो 2 छिद्र किसके होते हैं, यूस्टेकियन पोर होते हैं। ठीक है, यानी कि
देखिए हमारे ये बाह्य कर्ण है, बाह्य कर्ण अंदर की तरफ एक नाल में, कर्ण नाल में खुलते हैं। ये कर्ण नाल अंदर की तरफ, अंतः कर्ण नाल जो है हमारे यहाँ पर आकर के फेरिंग्स में खुलती है। तो अंतः कर्ण नाल के ये जो 2 छिद्र हैं, इन छिद्रों को हमने क्या कहा है, यूस्टेकियन पोर कहा है। ठीक है, कई बार आपको ध्यान होगा, आपके कान में कोई दवाई डाली जाती है तो थोड़ी देर बाद में आपके गले में कड़वाहट देने लगती है। वो गले में कड़वाहट कैसे पहुंचा, इन यूस्टेकियन छिद्र के द्वारा ही पहुंचता है। ठीक है, तो यूस्टेकियन छिद्र पाए जाते हैं, क्या होते हैं, अंतः कर्ण नाल की ओपनिंग होती है फेरिंग्स में। ठीक है, और 2 छिद्र हो गए, गलेट और ग्लोटिस। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो ग्लोटिस है वो ट्रेकिया में, श्वसन नली में जाकर के खुलता है, और गलेट जो है वो ईसोफेगस में खुलता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, ईसोफेगस की। नेक्स्ट भाग क्या आ जाता है हमारा, ईसोफेगस। देखिए ईसोफेगस एक नलिका है जो कि फेरिंग्स से ज़्यादा चौड़ी होती है, यानी जिसकी चौड़ाई या जिसका डायमीटर जो है फेरिंग्स से ज़्यादा होता है, और जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 25 सेंटीमीटर होती है। और ईसोफेगस ही वह नलिका होती है जो फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ने का काम करती है। क्या करती है, फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ने का कार्य करती है। और यह जो है पूरे के पूरे वक्ष को क्या करती है, पार करके डायफ्राम को छेदते हुए स्टमक में प्रवेश करती है, यानी कि यह डायफ्राम के नीचे स्थित स्टमक तक जाती है या भोजन को पहुंचाने का कार्य करती है। और जो नोट करने की बात है इसमें वो ये है कि ईसोफेगस में और फेरिंग्स में दोनों ही भागों में किसी तरह का कोई पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात हम किसकी करेंगे, फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस की। ईसोफेगस या ग्रसिका की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ग्रसिका जो है वो क्या है, एक जिसे हमने फूड पाइप भी कहा है, क्योंकि ये सिर्फ फूड को लाने ले जाने का ही कार्य करती है। ठीक है, अब फूड जो है इसके द्वारा कहाँ पर पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है। कहाँ से लेकर के आ रही है, ग्रसनी से, यानी कि ग्रसनी और स्टमक के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है जो फूड को स्टमक तक ले जाने का कार्य करती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी लंबाई होती है इसकी, 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी ओतिकी की, फेरिंग्स की हिस्टोलॉजी की हम बात करते हैं, फेरिंग्स की ओतिकी की हम बात करते हैं, तो हिस्टोलॉजी में इसमें क्या पाई जाती हैं, इसमें 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। ठीक है, ये 4 लेयर हम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे। कहाँ से, बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे। सबसे बाहर वाली जो लेयर है, ये सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है, सिरोसा कहलाती है। क्या कहलाती है, अगर मैं इसको इस प्रकार से कर दूं तो ये सबसे बाहर वाली लेयर हो जाएगी, और ये सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है, या सबसे बाहर वाला स्तर जो है वो क्या कहलाता है, सिरोसा कहलाता है। तो पहली लेयर है, पहली लेयर क्या हो गई हमारी, सिरोसा। इस सिरोसा को विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विसरल पेरिटोनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे बाहरी जो स्तर होता है वो सिरोसा होता है, और सिरोसा को हमने क्या कहा है, विसरल पेरिटोनियम भी कहा है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट लेयर हमारे पास में आती है वो आती है हमारे पास में मस्क्यूलाइन लेयर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, पेशीय स्तर। क्या बोलेंगे हम जिसको, पेशीय स्तर बोलते हैं। अब ये पेशीय स्तर जो है इसके अंदर जो पेशियाँ पाई जाएंगी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पेशीय स्तर बोलेंगे। जो पेशीय स्तर है वो कैसा होगा हमारा, हम कह सकते हैं
दो भागों से मिलकर के बना हुआ होगा। कैसा होगा? दो भागों से मिलकर के बना हुआ होगा, या दो प्रकार की पेशियाँ इसमें पाई जाती हैं। बाहर की तरफ दो प्रकार की पेशियाँ होंगी, तो बाहर की तरफ जो पेशियाँ होंगी वो कौन सी होंगी? अनुदैर्घ्य होंगी। कौन सी होंगी? जिनको हम क्या बोल सकते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। जिनको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल, यानी बाहर की तरफ होंगी। तो अब अगर हम सोचें कि ये ईसोफेगस वाला एरिया है, इस ईसोफेगस का हम टीएस लेंगे, तो इसकी लंबाई में जो नलिकाएं होंगी या लंबाई में जो पेशियां होंगी वो हमको कैसे दिखाई देंगी? इस प्रकार से दिखाई देंगी। ठीक है, तो जो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं, पेशीय स्तर है दूसरे नंबर का। पेशीय स्तर में बाहर की तरफ क्या पाई जाती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती हैं, जो हमको बुंदकों के रूप में यहाँ पर दिखाई देती हैं, या छोटे छोटे छिद्रों के रूप में हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इसका आंतरिक स्तर कैसा होगा? या अंदर की तरफ क्या पाई जाएंगी? सर्कुलर मसल्स पाई जाएंगी, या वर्तुल पेशियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाएंगी? वर्तुल पेशियाँ। ठीक है, तो पेशीय स्तर होता है दूसरे नंबर का। अंदर की तरफ क्या पाई जाएंगी? वर्तुल पेशियाँ पाई जाएंगी। अब हमने इसका टीएस लिया है, तो वर्तुल पेशियाँ जो हैं वो पूरी की पूरी गोलाई में क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या पाई जा रही हैं? वर्तुल पेशियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो तीसरा स्तर होता है इसका, ये तीसरा स्तर होता है सब म्यूकोसा। तीसरा स्तर कौन सा होता है? सब म्यूकोसा, या जिसे हम अधश्लेष्मिका भी कहते हैं। सब म्यूकोसा, या जिसे हम क्या कहेंगे? अधश्लेष्मिका स्तर। अधश्लेष्मिका स्तर भी हम इसे कहते हैं। और इस स्तर में क्या पाया जाता है? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक के साथ में इसमें नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, इलास्टिन फाइबर्स पाए जाते हैं, जो इसको क्या बनाते हैं? स्ट्रेचेबल बनाते हैं। और इसी भाग में, सब म्यूकोसा भाग में ही क्या पाई जाती हैं? म्यूकोसा ग्लैंड्स पाई जाती हैं, या म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इस भाग में क्या पाई जाती हैं? म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये म्यूकस ग्लैंड्स या ग्रंथियां जो हैं ये क्या काम करती हैं? म्यूकस या श्लेष्मा का श्रावण करती हैं। क्या करती हैं? म्यूकस या श्लेष्मा का श्रावण करती हैं। और ये श्लेष्मा ही क्या करता है? भोजन को फूड पाइप में या ग्रसिका में चिपकने से रोकता है, तथा इसे एक लसलसापन या लुब्रिकेंट बनाता है, जिसके कारण भोजन जो है वो आराम से फिसलकर स्टमक तक चला जाता है। इसके बाद में लास्ट पार्ट जो इसका होता है, जिसे हम फोर्थ पार्ट कहते हैं, ये फोर्थ पार्ट कहलाता है, या फोर्थ लेयर जो है वो कहलाती है म्यूकोसा, या जिसे हम श्लेष्मा स्तर कहते हैं। फोर्थ पार्ट कौन सा होता है? म्यूकोसा या श्लेष्मा स्तर होता है, जो म्यूकोसा या जो म्यूकस का या श्लेष्मा का क्या करती है? श्रावण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसकी हिस्टोलॉजी देखी है। हिस्टोलॉजी में हमें 4 परत याद रखनी है। सबसे बाहर की परत, ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं? बाहर से अंदर की तरफ पढ़ रहे हैं। तो जो सबसे बाहर की तरफ होगी वो परत कौन सी है? सिरोसा है। तो इसे हम विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विसरल चैम्बर होता है, या गुहा, जो आंतरिक गुहा होती है, उस गुहा से लगी हुई होती है। तो सिरोसा है, विसरल पेरिटोनियम कहलाएगा। दूसरा स्तर अंदर की तरफ प्रवेश करे तो पेशीय स्तर होगा। और ये पेशीय स्तर में 2 प्रकार की पेशियाँ पाई जाएंगी। 2 प्रकार की पेशियाँ बाहर की तरफ जो हैं वो अनुदैर्घ्य पेशियाँ होंगी, जो लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, पूरी लंबाई में होती हैं। और दूसरे प्रकार की जो अंदर की तरफ होंगी वो वर्तुल पेशियाँ होंगी, जो उसकी गोलाई में पाई जाती हैं। ठीक है, तीसरी सब म्यूकोसा स्तर होता है। सब म्यूकोसा स्तर अधश्लेष्मिका स्तर जिसे कहते हैं। इसमें म्यूकस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, संयोजी ऊतक होता है, बहुत सारे तंतु होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो इसको क्या करते हैं? पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। और लास्ट स्तर कौन सा होता है इसका? म्यूकोसा होता है। और म्यूकोसा जो स्तर है उसके द्वारा श्लेष्मा का श्रावण किया जाता है। अब ये जो म्यूकोसा है,
जो म्यूकोसा लेयर आपने 4th पढ़ी है, इस म्यूकोसा लेयर में भी 3 स्तर होते हैं। जो म्यूकोसा है इसमें भी कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। म्यूकोसा का वह स्तर जो सबसे अंदर की तरफ होता है, यानी कि जो ल्यूमन, ये जो बीच में है ये क्या हो जाएगा? गुहा हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, तो जो भाग ल्यूमेन की तरफ रहता है, यानी हम ये कह सकते हैं ये वाला भाग जो ल्यूमेन की तरफ है वो क्या कहलाता है? एपिथीलियम कहलाता है। वो भाग क्या कहलाता है? एपिथीलियम कहलाता है। जो बीच का भाग है वो क्या कहलाता है? लेमिना प्रोपरिया कहलाता है। लेमिना प्रोपरिया कहलाता है। और जो तीसरा भाग है वो क्या कहलाता है? म्यूकोसा पेशीय स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? म्यूकोसल पेशीय स्तर कहलाता है। ठीक है, तो म्यूकोसा जो स्तर है वो आगे फिर क्या होता है? फर्दर 3 भागों में या 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। एपिथीलियम भाग जो सबसे अंदर की तरफ होता है ल्यूमन बनाता है, उसके अंदर का भाग लेमिना प्रोपरिया, और जो भाग सब म्यूकोसा से टच रहता है या फिर म्यूकोसा के सबसे बाहर की तरफ होता है उसको हमने क्या कहा है? म्यूकोसल पेशीय स्तर कहा है। इस प्रकार से ये हमारी ईसोफेगस है, और ईसोफेगस का ये हिस्टोलॉजी या उसका उत्तकीय स्तरों की हमने बात करी है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ईसोफेगस है इसमें फूड का कोई भी पाचन नहीं होता है। आपको जो ध्यान देना है, नोट जो बात करनी है वो ये है कि इसमें फूड का डाइजेशन नहीं होता है या भोजन का पाचन नहीं होता है। ये क्या करती है? मार्ग उपलब्ध कराती है किसको? भोजन को ग्रसनी से स्टमक तक पहुंचाने का। ये पहुंचाती किसके द्वारा है? ये आपको याद रखना है। क्रमाकुंचन गतियों द्वारा। क्या करता है? क्रमाकुंचन गतियों द्वारा भोजन को स्टमक तक पहुंचाती है। क्रमाकुंचन गतियों द्वारा भोजन को स्टमक तक पहुंचाना ये कार्य करती है। दूसरा इसमें जो विशेष है, जो इसको फेरिंक्स से अलग करता है, वो होता है इसमें श्लेष्मा का श्रावण। वो क्या होता है? श्लेष्मा का श्रावण। ठीक है, तो आपको 2 बात ध्यान रखनी है कि इसमें क्रमाकुंचन गतियां होती हैं, और ये क्रमाकुंचन गतियां होती किसके कारण है? इस पेशीय स्तर में उपस्थित इन 2 प्रकार की पेशियों के कारण। जो लॉन्गिट्यूडिनल पेशियां हैं वो लंबाई में होती हैं, तो जब उनमें संकुचन होता है तो लंबाई कम होती है, और जब वापस शिथिल होती है तो लंबाई बढ़ती है। तो इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में क्या होता है? जब संकुचन और शिथिलन होता है तो भोजन जो है वो नीचे की तरफ खिसकता है। दूसरी तरफ वर्तुल पेशियां जो हैं, वर्तुल पेशियां इस प्रकार से होंगी तो जिससे ईसोफेगस जो है उसकी लंबाई उसकी जो चौड़ाई है या उसका व्यास जो है वो क्या होता है? कम ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है जिसके कारण क्या होता है? भोजन नीचे की तरफ खिसकता है। दूसरा है श्लेष्मा का श्रावण, जिसके कारण भोजन जो है वो चिपकता नहीं है ईसोफेगस की दीवारों से। ठीक है, और सीधा कहाँ पर जाता है? स्टमक में जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हम आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।